बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मामलात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो एक डिसीजन था 4/3/2024 का, जिसकी मुख्तलिफ एक बैठकें चल रही हैं या मुख्तलिफ कोर्स चल रही हैं, उसके बारे में हमने बताया। आपको लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया कि जो कि 6 मई 2024 को F8 मरकज़ में कोऑपरेटिव DG कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के अंडर एक कोर्ट लगाएगी, जिसके अंदर बहुत सारे मुतासरीन को सुना गया। तो नाज़रीन, इसकी दूसरी जो कोर्ट थी वो 10 मई 2024 को उसी F8 की कोर्ट में हुई, जिसकी सरबराही जो है जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हैं राबिया औरंगज़ेब साहिबा, और साथ उनके जो है वो वकार हुसैन शाह साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो और साथ हाई कोर्ट की तरफ से जो नॉमिनेटेड वकील हैं सादिया शहजादी साहिबा, तो ये उनकी सरबराही कर रही थी। नाज़रीन, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कल की जो हियरिंग थी उसमें ज़्यादातर जो मामलात थे वो नेशनल असम्बली के जो मेंबर थे उनकी बातें सुनी गई। नेशनल असम्बली के जो मुतासरीन थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना ये सोसाइटी के जो आप चंद मेंबर्स हैं, जो तकरीबन 1000 से लेके 1100 मेंबर्स हैं, आप एप्लीकेंट बने, इस कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन दें और DG रजिस्ट्रार को जो है, जो DC हैं इरफान नवाज मेमन साहब जो रजिस्ट्रार हैं इस वक्त कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उनको एक एप्लीकेशन दे कि हमें नेशनल असम्बली की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल करके फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मेंबरशिप है वो दी जाए। तो नाज़रीन, जब मेरी उनसे ये बात हुई तो उनका ये तहफ़्फ़ुज़ था कि अभी जो हमारी सीनियरिटी लिस्ट है, अगर हम दोबारा से मेंबरशिप लेंगे तो ये हमारी मेंबरशिप किस तरह काउंट होगी। तो मैंने कहा ये जो मेंबरशिप का मसला है वो इंशाल्लाह आपकी जो सीनियरिटी है नेशनल असम्बली के अंदर, वही सेम सीनियरिटी के साथ आपको जो है मेंबरशिप फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मिल सकती है। तो ये आप लोग पहला इनिशिएटिव लें। नाज़रीन, जो कोर्ट के अंदर बात हुई, नेशनल असम्बली के जो मेंबर थे उन्होंने DG कोऑपरेटिव साहिबा को ये अपना बयान दिया कि एक जो स्ट्रीट नंबर 152 से लेके 155 तक जो मैनेजमेंट कमेटी है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, इन्होंने कोर्ट के अंदर एक बयान दिया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि ये तमाम प्लॉट जो हैं वो पोजेशनेबल हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन मेम्बरान ने जो कसीर तादाद में थे, उनका मौक़िफ़ था वहाँ पे कि ये जो प्लॉट है ये पोजेशनेबल नहीं है। तो उसके ऊपर मैडम ने कहा कि हम इसके ऊपर पूरा एक तहकीकाती रिपोर्ट देंगे और अगर ये गलत हुआ तो हम इंशाल्लाह इसका आपको बेहतर से बेहतर सलूशन भी देंगे और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है उनका सद्भाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो मेम्बरान की बहुत सारी बातें, उनका जो लब्बे लुबाब था नेशनल असम्बली का, वो यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज़ पे बज़िद थे कि हमें हमारे प्लॉट जो हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, जिसमें D1 से लेके D5 की गलियों तक का भी जिक्र किया गया कि वहाँ पे जो प्लॉट है, हालांकि मेरी मालूमात के हिसाब से जो वहाँ पे D1 से लेके D5 के अंदर जितने प्लॉट हैं वो सारे पोजेशनेबल है और ज़्यादातर नेशनल असम्बली को दिए गए। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलिक इखलाक साहब, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, उनका वहाँ पे मौक़िफ़ था मैडम के पास कि मैडम यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये जो तमाम लोग हैं जहाँ पे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के या नेशनल असम्बली के एप्लीकेंट होते हैं, हम इनको यहाँ पे जगह ना होने के बाद ये क्यों अंधेरे में रखें कि यहाँ पे इनको प्लॉट नहीं मिल सकते। तो मैडम ने कहा कि मलिक साहब, आप क्योंकि लोई भेर की वहाँ पे चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आप क्यों नहीं इस कमेटी के अंदर शामिल हो जाते जिसके अंदर ये मामला जो है वो बिगड़े हुए, ताकि आपके सजेशन से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो। तो नेशनल असम्बली की जो मेम्बरान थे, वहाँ पे मलिक साहब का एक और मौक़िफ़ भी था कि मैडम, यहाँ पे जो मुतासरीन हैं कम से कम इनको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो जगह का मामला है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और साथ मलिक साहब ने ये भी बताया कि मैडम, यहाँ पे मैं भी मुतासरीन में से हूँ, मैंने भी ज़मीनों के अगेंस्ट जो है वो 3 फाइलें ली थी, आज तक वो फाइलें हैं। तो मलिक साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है और मेम्बरान की रिक्वेस्ट है कि मलिक साहब, आप अपना असर रसूख है वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ज़मीनों के मामलात हैं वो बेहतर तौर पे हल करा सकते हैं और आपको चाहिए कि आप इस कमेटी के अंदर शामिल हो जाएं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं एक फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक सीनियर मेंबर हैं जो क्रम टाउन में रहते हैं,
सैयद अब्बास हुसैन जैदी साहब, उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने भी मैडम को एक तफसीली रिपोर्ट बना के दी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि D1 से लेके D5 तक जो गलियां हैं वो तो पोजेशनेबल है, लेकिन D5 से लेके D10 के अंदर जो दरमियान में 5 गलियां थी वो भी यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं, और D10 से लेके D20 तक या D21 तक जो गलियां हैं वो जो है वो पोजेशनेबल नहीं है। उनकी जो ज़मीन है उसके ऊपर मुख्तलिफ सोसाइटी ने कब्ज़ा किया, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसमें उन्होंने बताया कि नेवल एनक्लेव जो है वो उनके पास ये सारी ज़मीन है, जिसके ऊपर मैडम ने पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो D10 से लेकर D21 तक इसके कितने मेंबर हैं, तो उन्होंने बताया कि 877 मेंबर हैं जिनको ये प्लॉट अलॉट हुए, लेकिन उनको पोजीशन जो है वो अभी तक नहीं मिली। तो साथ उनका एक और मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि मैं शहीद 101 का 2013 से मुतासरीन में से हूँ, वहाँ पे 28 लोगों को मिल गया है और 73 लोग जो हैं वो अभी तक उनको प्लॉट्स नहीं मिले। और मैडम ने इसके ऊपर बहुत तवज्जो से उनकी बात सुनी और साथ उनको बताया कि अगर आपके पास इसकी प्रपोज़ल है तो आप हमें बना के दें। और मैडम ने इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 101 मुतासरीन है, क्या इसके अंदर कोई सीनियरिटी लिस्ट का कोई मसला है, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई सीनियरिटी का मसला नहीं है। इसमें जो लोग जिस तरह भी पॉसिबल है वो अपने प्लॉट लेने को तैयार हैं, और वो अपनी लाइन में लग के जो जिसका प्लॉट जिस तरह लाइन में आएगा वो प्लॉट लेने को तैयार है। यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना मुतासरीन के अंदर कोई ऐसा इबहाम है कि उनको उनके प्लॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई। तो जैदी साहब जो हैं उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात की, और मैडम ने कहा कि आप नेक्स्ट हीयरिंग जो मंडे को आप वहाँ पे आएँ, और जो रिपोर्ट आपके पास है, जो आप इसके अंदर सजेशंस हैं, जो आप समझते हैं कि इस मसले को हल किया जा सकता है, उसके ऊपर आप हमें कंप्लीट डिटेल दें। इसके बाद बहुत सारे मुतासरीन और थे, उन्होंने बात की। मैं उसके बाद जिक्र करना चाहूँगा कि चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब ने भी जिक्र किया कि वो भी फ़ेज़ 2 के मुतासरीन में से हैं। हालांकि चौधरी साहब जो है वो फ़ेज़ 2 जिना गार्डन के मुतासरीन हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फ़ाइन भी जमा करवाया और फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 में कन्वर्ट हुए, लेकिन वो पूरा जो प्रोजेक्ट था उसकी समझ से बालातर है। लेकिन साथ उन्होंने कुछ मौक़िफ़ और भी ज़ाहिर किए, कुछ और चीज़ें भी ज़ाहिर की कि जो करप्शन का सिलसिला था पिछला, उसको आज तक नहीं रोका गया, जो ज़मीनों के मामला थे उसको आज तक नहीं क्लियर किया गया, क्योंकि वो खुद भी नेशनल असम्बली के एक दफ़ा मेंबर रह चुके हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ टेन्योर गुजारा है। उनको नेशनल असम्बली के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर तौर पे मालूम है। उन्होंने कुछ सजेशन दी जो मैडम ने कहा कि हम इसके ऊपर पूरा वर्क करेंगी, और अगर उसके ऊपर जो पॉसिबिलिटी है, जो 3-4 सजेशन आपने दी हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम ज़रूर काम करेंगे। मैं इसके साथ जिक्र करना चाहूँगा कि राना मोहम्मद असलम साहब जो बहुत एक सीनियर मेंबर हैं, जो जना गार्डन फ़ेज़ 1 के मुतासरीन में से हैं। राना साहब खुर्शीद शाह साहब के PA भी रह चुके हैं। राना साहब ने बड़ी एक कंप्लीट डिटेल मैडम को बना के दी कि जो D की गलियों के मुतासरीन हैं, क्योंकि वो भी D की गलियों के मुतासरीन में से हैं, उनने भी जो प्लॉट हैं वो बहुत पहले ही पेमेंट दे चुके हैं। और सब लोगों का, जितने लोग आए थे उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमने जब ये प्लॉट लिए थे हमने कंप्लीट इसकी पेमेंट कर दी थी, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल थे। तो हमने जो पेमेंट की थी वो आज तक वो जो प्लॉट है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, तो हमें कम अज़ कम जो है वो ज़मीन के ऊपर प्लॉट दिया जाए, ताकि जो अरसा दराज से हम वेट कर रहे थे उसका कोई ना कोई हल निकला जाए। इसके साथ में सीनियर मेंबर हैं मारूफ अब्बासी साहब, उनका भी एक ही वहाँ पे स्टैंड था कि मैं अरसा दराज से जो है मुतासरीन में से हूँ, मुझे कहीं ना कहीं प्लॉट दिया जाए, बेशक जाना 1 में कहीं किसी जगह दिए जाए। इवन एंड पे जाके उन्होंने वो एक इमोशनल जो है वहाँ पे हो गए, और उनके आंसू भी वहाँ पे देखे गए कि तमाम लोग जो थे वहाँ पे, मैडम ख़ास तौर पे और जो बाकी मेंबरान थे, जो ख़ास तौर पे जो कोर्ट में बैठे हुए थे, तमाम लोग जो है रंजीदा हो गए। तो आखिर में उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि मैडम इस्लामाबाद में किसी गांव में भी मुझे कुछ जगह दे दें। मैं अब तक जितने अरसे से मुतासरीन में से हूँ, मैं तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया जो है वो रेंट दे चुका हूँ। मेरे बच्चे आज तक मुझे ताना देते हैं कि आपने यहाँ पे प्लॉट क्यों लिया। ये बड़ी गमनाक स्टोरियाँ थी, गमनाक कहानियाँ थी, जो सुनने के बाद जो है वो मैडम भी रंजीदा हुई, और उन्होंने ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के जो सुपरविजन में ये तमाम मामलात हैं वो हल हो सकें। नाज़रीन, में आखिर में जिक्र करना चाहूँगा ताहिर जानी साहब जो पिछली मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, वो भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि मैडम जो पिछली मैनेजमेंट थी, ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया कि जो
2009 سے لے کے 2018 کے درمیان جو ٹینیور تھا اس کے اندر جو میزرمنٹ ہوئی، جو وہاں پہ قبضے ہوئے، جو زمینوں جو ایگریمنٹ ہوئے، پیمنٹس لے لی گئیں اور ان کی آج تک ریکوری نہیں ہو سکی، اس کے اوپر خاص ایک رپورٹ انہوں نے سامنے رکھی کہ انہوں نے خاص ذکر بھی کیا کہ جو ان کے ٹینیور کے 2018 اور 2021 کے درمیانوں کا جو ٹینیور تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے مختلف لیٹر بھی سی آر کو لکھے، لیکن اس کے اوپر آج تک عمل نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کے ریکوری کی طرف آئیں تو یہ بہت سارے متاثرین جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ کیونکہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے انہوں نے 2-3 پرپوزل دی تھی کہ ہم تمام متاثرین کو ہائی رائز میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور جو فیز 1 کے متاثرین ہیں کیونکہ میں نے وہ رپورٹ جو ہے تھوڑی سی پڑھی ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیے کہ ہم فیز 1 کے اندر متاثرین کو پلاٹ نہیں دے سکتے، ہماری کوشش ہے کہ فیز 2 کے اندر تمام متاثرین جو ہیں ان کو پلاٹ دیں اور فیز 2 کو ہم جلد از جلد ڈیولپ کریں اور تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ ناظرین، میں آخر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو نیول کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی اور گڈ نیوز آپ تمام دوستوں کے لیے ہوگی کہ نیول کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اور حل کی طرف جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گی۔ نیکسٹ جو منڈے ہے اس کے اندر جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے، اور اس میں جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ بہت سینئر لوگ ہیں اور وہ بڑی اتھینٹک بات کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس بہت ساری پرپوزل ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں جو تیسری بیٹھک ہوگی یا تیسری کورٹ ہوگی اس تک جو ہے وہ بہتر سے بہتر نتائج کی طرف رپورٹ بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔